ईरान ने यूएस बेस के साथ साथ यूएस एम्बेसीज को जिस तरीके से टारगेट किया उसकी तस्वीर देखी। अब तेहरान में तबाही की एक और तस्वीर देखिए, और तेहरान में इस तबाही की वो तस्वीर जहां देखिए कैसे एक के बाद एक कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। तो इजरायल ने भीषण बमबारी की है और तेहरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह के हालात है। सिंह सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात रुक गई थी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए रवि, ये जो आपने ट्रंप के बारे में बोला था, लड़ाई की जो प्लानिंग होती है अपना वर्स्ट केस सिनेरियो करना होता है, और इसमें क्या है कि एक न्यूक्लियर बैकड्रॉप जरूर है इस लड़ाई के अंदर। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, 300-400 केजी यूरेनियम ईरान के पास है जो कि रशिया को हैंडओवर करने के रेडी थे, 60% के ऊपर पहुंचे हुए थे। वन स्टेप अवे फॉर 90% यूरेनियम, 9 to 10 न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी मेड। वो थ्रेट अलाइव है, वर्स्ट केस सिनेरियो। दूसरा, कन्वेंशनल वॉर में अगर आपने स्टैंड ऑफ वॉर लड़नी है तो आपकी लड़ाई की एंड स्टेट नहीं आएगी, बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ज़रूरी है। अगर कन्वेंशनल वॉर में ढील पड़ती है, ईरान लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉर को जारी रखेगा, और ये सारे मिडिल ईस्ट देश जो हैं इजराइल को मिलाते हुए इनको चौकन्ने रहना पड़ेगा। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में पॉसिबल है क्या? क्या अमेरिका अपने पुराने एक्सपीरियंस को भूल गया? When infantry has to go, we can go anywhere, रेन वाटर हेल। पर पॉइंट है कि ईरान में जाएंगे, उसकी जो टेरेन है इतनी रगेड है, माउंटेन्स है, सब कुछ है, और इराक नहीं है, इराक से फिर भी बहुत ज़्यादा कठिन टेरेन है। तो आई थिंक अमेरिका ने लेसन सीखे हैं, अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, ये सब जगह के भाग के आए हैं। तो मैं समझता हूँ ट्रंप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहते। सीखने के बाद भी फिर वहीं गए हैं जंग करने, और फिर वहीं लड़ाई छेड़ी है। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और अगला सवाल आप ही से होगा, लेकिन इस बीच ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इजरायल ने फ्रेश अटैक किया है। ये तेहरान की तस्वीरें हैं, किस तरह से इमारतों को निशाना बनाया गया, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। ये तस्वीरें शायद ऐसा लग रहा है कि अब दिनों दिन बढ़ने वाली हैं। दो कंडीशंस यहां दिखाई दे रहे हैं। त्रिपाठी सर, मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करिए। एक तो एग्जॉस्ट होता है ईरान, मिसाइल फायर पावर कितना लंबा चलेगा, और दूसरा, जैसे ही इस फ्रंट पे ईरान कमजोर होगा उनकी तरफ से हमले बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि कमजोर कब होगा। ईरान के पास कितना स्टॉक है, न ईरान ने बताया है, न अमेरिका बताएगा। और ट्रंप ने अभी इसलिए बताया क्योंकि पिछले 3 दिन से कहा जा रहा था कि स्टॉक कब तक चलेगा। आपको याद होगा, यूक्रेन की लड़ाई के बीच में एक ऐसा समय आ गया था जब अमेरिका के पास इतने हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं थे, उनको अपने फैक्ट्रीज को एक्स्ट्रा काम कराना पड़ा था। तो ये चीज़ है कि उनके पास कितना स्टॉक रहेगा। लेकिन मैं वही दोबारा आऊँगा, कहीं भी आज तक, आप हिस्ट्री पढ़िए, 110 जगहों पर अमेरिका ने इंटरवेंशन किए हैं 1947 या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कहीं भी वो जीता नहीं है। 3-3, 4-4, 5-5 और इराक में 8 साल रहना पड़ा, 2003 से 2011 में गए। लेकिन देखिए आज उन्हीं के बेसिस पर हमले हो रहे हैं। तो ये जो ईरान को अगर वो कहें कि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वो तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, लेकिन कमज़ोर जरूर कर सकते हैं। लेकिन क्या उनका मोराल इतना डाउन कर देंगे कि उनकी फ़ौज आके कहेगी कि हम सरेंडर कर रहे हैं, वो अभी नहीं लगता। अभी ईरान जिस तरह हमले कर रहा है 7-8 देशों पर, वो देख के नहीं लगता इतनी जल्दी ईरान जो है रुक जाएगा। इन हमलों में सर एक बार फिर से न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, न्यूक्लियर साइट्स तो पहले भी इन्होंने किया है, ये नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा डर इनको वही है जो जनरल साहब ने भी बताया कि अगर ये 9-10 न्यूक्लियर बन जाते हैं, और ये 60% की जो न्यूज़ है 2024 की है। आप सोचिए इस बीच में वो कहाँ पहुँच गया था। न्यूज़ ये आई थी कि ये 2 से 3 हफ्ते में या 1 महीने में वॉरहेड मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड बनी गए हैं, बना सकते हैं। इसका मतलब कहीं वो 90% के आसपास पहुंच गए होंगे। मैं न्यूक्लियर साइट्स की बात इसलिए भी कि कल ही रवि IAEA का बयान था कि रेडिएशन खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई न्यूक्लियर साइट्स, कई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को भी अब ताज़ा हमलों में टारगेट किया गया है। तो अब यही बड़ी खबर है कि किस तरीके से अभी भी ईरान पर हमलों को अलग अलग फेजेस में ही सही, लेकिन
टारगेट किया जा रहा है। आज की खबर यह है कि किस तरीके से तेहरान में अभी भी हमलों को अंजाम दिया गया है और इन हमलों के बीच में न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट किया जा चुका है। हालांकि आज दर्दनाक तस्वीर भी रवि सामने आई जब हमने देखा कि किस तरीके से एक स्कूल में 150 से ज्यादा ऐसी कब्र, और दावा यह किया जा रहा था कि स्कूल में छात्रों को सीधा टारगेट किया गया। ये एक और दर्दनाक पहलू जो कि युद्ध की वो हकीकत है। भले ही आप लोगों को आजादी का नाम कहते हुए उनके साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करें, लेकिन रिहायशी इलाके यहां तक कि स्कूल भी अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। रवि, अच्छा सर, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर मेरा सवाल था, चूंकि अब ब्लॉक हो गया, क्या एक ग्लोबल प्रेशर आने वाला है हर तरफ से? क्योंकि देखिए शिपमेंट होगी नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां तक हाथ पीछे खींच लेंगी कि भाई हम किसी शिपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली ऑयल का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। यहां पर वॉर जोन एक तरीके से घोषित हो चुका है, ये पीसफुल एरिया है नहीं। तो ये ईरान के फेवर में कितना जाएगा कि दुनिया के तमाम देशों पर इसका दबाव बढ़ेगा, चाहे वो खासकर जो पश्चिम के देश हैं उनका ऑयल ज्यादा यहां से निकलता है। देखिए रवि, प्राइमरली इंटरेस्ट क्या है ईरान का, जो वो टारगेट कर रहे हैं वेस्ट एशिया में जो अमेरिकन अलाइज के ऊपर या हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का जो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़े। हम सब जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट की इकोनॉमिक आर्थिक इम्पोर्टेंस कितनी है, कितना ट्रेड वहाँ से जाता है, कितना ऑयल वहाँ से जाता है, कितना गैस वहाँ से जाता है। तो जब ये हफ्ता तफड़ी मचेगी, पूरी जो दुनिया के दूसरे देश हैं, अगर उनकी इकोनॉमिक सेटबैक्स होंगे, शेयर मार्केट जा रही हैं नीचे और दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं, तो ईरान का मेन ऑब्जेक्टिव अटैक करने में ये है कि ये सब कंट्रीज मिलकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएं कि भाई सर, इस प्रेशर को बनाने के बावजूद भी क्या वो अब बातचीत के लिए राजी होगा?